नहीं, इमेजिन दिस, आप पिछले 10 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो टू बिल्ड अ डिसेंट पोर्टफोलियो। मंथ आफ्टर मंथ आपकी एसआईपी जा रही है, मार्केट ऊपर जाए या नीचे आपने अपनी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखी। कभी बोनस आया तो एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया, सैलरी इंक्रीमेंट के साथ आपने एसआईपीज भी इंक्रीज करी एंड आज फाइनली आपका पोर्टफोलियो 50 लाख का हो चुका है। अब अचानक से आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है, शायद घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर एक प्रॉपर्टी डील मिल रही है जिसमें आपको विद इन 48 आवर्स टोकन अमाउंट जमा करना है, या फिर आपको अपने बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एंड आपको अर्जेंटली 10 लाख रुपीज चाहिए। अब मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स इस सिचुएशन में क्या करते हैं? सिंपल, दे रिडीम देयर म्यूचुअल फंड्स। पैसे अकाउंट में आ गए, प्रॉब्लम सॉल्व। यस, दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशन, बट द क्वेश्चन इज इट द स्मार्टेस्ट सॉल्यूशन? नॉट नेसेसरीली। इनफैक्ट कई बार जो सॉल्यूशन सबसे इजी लग रहा होता है वही लॉन्ग टर्म में सबसे एक्सपेंसिव डिसीजन होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वेल्दी इन्वेस्टर एग्जैक्टली सेम सिचुएशन को बिना एक भी म्यूचुअल फंड यूनिट सेल किए मैनेज करते हैं। सी, द प्रॉब्लम इज नॉट लैक ऑफ मनी, द प्रॉब्लम इज टाइमिंग। जस्ट थिंक अबाउट इट, मोस्ट फाइनेंशियल इमरजेंसीज परमानेंट नहीं होती। आपको पैसा लाइफ भर के लिए नहीं चाहिए। इन मोस्ट सिनेरियोज आपको टेम्परेरी बेसिस पे चाहिए होता है, मे बी कुछ वीक्स के लिए या फिर कुछ मंथ्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, क्लेम कैशलेस में प्रोसेस नहीं हो रहा, आपको अर्जेंटली हॉस्पिटल को पैसा जमा कराने के लिए चाहिए, लेकिन वो पैसा रीइंबर्समेंट में विद इन 3 मंथ्स आपको वापस मिल जाएगा। शादी के लिए अभी पैसे चाहिए, लेकिन 3 महीने के बाद बोनस आने वाला है जो उस शादी के एक्सपेंस को टेक केयर करने वाला था। बिजनेस कैश फ्लो मिसमैच, पेमेंट आज करनी है बट रिसीवेबल मुझे 2 महीने के बाद का है। जॉब चेंज की है तो आज की डेट में मुझे मंथली एक्सपेंसेस केटर करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, बट फुल एंड फाइनल पेमेंट मुझे 2 से 3 महीने के बाद आने वाली है। इन सब सिचुएशंस में एक चीज कॉमन है, पैसे की नीड टेम्परेरी है। लेकिन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? टेम्परेरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए परमानेंट लॉन्ग टर्म एसेट्स सेल कर देते हैं। लेट मी से इट अगेन, टेम्परेरी प्रॉब्लम, परमानेंट एसेट सेल। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि इस डिसीजन के 3 हिडन कॉस्ट होते हैं। कॉस्ट नंबर 1 विच इज द लॉस कंपाउंडिंग। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से निकाल लिए और 4 महीने के बाद मार्केट 10% ऊपर चला जाता है। आपके 10 लाख रुपीस 11 लाख हो चुके होते, मतलब 1 लाख का पोटेंशियल वेल्थ क्रिएशन आपने मिस कर दिया जस्ट बिकॉज यू रिडीम दैट मनी। सेकेंड नंबर, टैक्स। जो भी प्रॉफिट आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर आता है उस पे गवर्नमेंट अपना शेयर लेती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म है चाहे वो लॉन्ग टर्म है। डिपेंडिंग ऑन कि आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आपकी प्रॉफिट बुकिंग पर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी। नंबर 3, इमोशनल मिस्टेक। एंड मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा डेंजरस कॉस्ट है, क्योंकि इन्वेस्टर्स रिडीम तो कर लेते हैं, लेकिन फिर जब री इन्वेस्टमेंट का टाइम आता है उस टाइम पे वो सोचते हैं मार्केट तो यार ऑलरेडी काफी ज्यादा ऊपर चला गया, इस टाइम पे इन्वेस्ट करूंगा तो शायद पैसा नहीं बनेगा, थोड़ा करेक्शन आ जाए उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा, वैल्यूएशन थोड़ी एक्सपेंसिव लग रही है, लेट्स वेट फॉर द राइट टाइम। मार्केट निकल जाता है और इन्वेस्टर वेट करते रह जाते हैं ऑन द साइड लाइन्स, एंड कंपाउंडिंग का साइकिल जो आपने इतने सालों की मेहनत के साथ स्टैब्लिश किया था वो ब्रेक हो जाता है। अब सवाल ये है, अगर म्यूचुअल फंड बेचना आइडियल सोल्यूशन नहीं है तो वेल्दी इन्वेस्टर्स अपनी लिक्विडिटी कैसे क्रिएट करते हैं? एंड इस वीडियो में हम एग्जैक्टली वही डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ वेल्दी इंडिविजुअल्स मैनेज द लिक्विडिटी इवेंट्स, मैनेज द इमरजेंसीज without liquidating their long-term assets. Hello friends, my name is Prince. I'm a CFA charter holder and a certified financial planner. And in this video, we are going to learn about loan against mutual fund. But अब क्वेश्चन ये है कि ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसमें इंटरेस्ट कितना चार्ज होता है, वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या होती है, इसे कब यूज करना चाहिए एंड स्पेशली कब बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। चलिए समझते हैं इसका कंप्लीट मैथ्स विद मनी मैथ्स। लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड कोई एलियन कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत ही सिमिलर तरीके से काम करता है जैसे आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी काम करता है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के केस में होता क्या है कि आप अपनी प्रॉपर्टी लेकर के बैंक के पास जाते हैं, बैंक आपकी प्रॉपर्टी को एज अ कोलैटरल अपने पास रख लेता है, उसके अगेंस्ट आपको एक लोन प्रोवाइड कर देता है। जब तक आप अपनी लोन की पेमेंट टाइमली कर रहे हैं तब तक वो प्रॉपर्टी बैंक के पास सिक्योर है। प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, जितना भी प्रॉपर्टी से आपको रेंटल आ रहा है वो सब आप ही को बिलोंग करता है। बैंक ने सिर्फ एज अ सेफ्टी नेट आपकी प्रॉपर्टी के पेपर्स अपने पास रखे। सिमिलरली जब हम लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपनी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को प्लेज करा देते हैं, एज अ कोलैटरल बैंक को दे देते हैं, ताकि अगर हम अपनी इंटरेस्ट पेमेंट या फिर प्रिंसिपल पेमेंट टाइमली ना कर पाए तो बैंक हमारे म्यूचुअल फंड को सेल करके अपना अमाउंट रिकवर कर पाए। तो पहला क्वेश्चन जब हम लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं ये आता है कि ये लोन प्रोवाइड कौन करता है।
देखिए आंसर बहुत सिंपल है। आपको लोन बैंक्स प्रोवाइड करते हैं या तो एनबीएफसीज प्रोवाइड करती हैं या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म जो बैंक के साथ पार्टनर होते हैं। यहाँ पे भी सेम चीज फॉलो होती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे समझने वाली है कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये आपके म्यूचुअल फंड्स को खरीद नहीं रहे, दे आर जस्ट एक्सेप्टिंग योर म्यूचुअल फंड यूनिट्स एज अ कोलैटरल। बिल्कुल वैसे ही जैसे होम लोन में बैंक आपके घर को एज अ कोलैटरल रखता है या गोल्ड लोन में आपके गोल्ड को एज अ कोलैटरल रखा जाता है। अपसाइड एंड डाउन साइड बिलोंग्स टू यू टोटली। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लिया जा सकता है? देखिए मेजॉरिटी सिनेरियो में यस, हर म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट आप लोन ले सकते हैं, प्रोवाइडेड वो म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड हो, उन म्यूचुअल फंड्स में कोई भी लॉक इन ना हो, क्योंकि लॉक इन वाले फंड्स को आपका लेंडर आपके बिहाफ पे सेल नहीं कर पाएगा इन केस यू हैव डिफॉल्टेड। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो 20 लाख का है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बैंक आपको 20 लाख का लोन उसके अगेंस्ट दे देगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वॉलेटाइल होती है। आज की वैल्यू 20 लाख है, कल को हो सकता है वो 18 लाख रह जाए, या कल को हो सकता है वो 22 लाख रुपीज हो जाए। तो एनबीएफसी या बैंक आपको लोन प्रोवाइड करने से पहले एक असेसमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं लोन टू वैल्यू रेशियो। मतलब आपके पोर्टफोलियो वैल्यू के अगेंस्ट कितना परसेंटेज वो आपको एज अ लोन ऑफर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के सिनेरियो में ये रेंज 40% टू 80% तक होती है, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड थोड़े रिस्की होते हैं, वो थोड़े ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसलिए उसमें जो आपको लोन टू वैल्यू रेशियो मिलता है वो 50 मिलता है। मतलब 20 लाख के पोर्टफोलियो के अगेंस्ट आप 10 लाख का लोन ले सकते हो। वहीं पे डेट म्यूचुअल फंड जनरली सेफ होते हैं, जनरली रिस्क उसमें कम होता है, तो उनके अगेंस्ट आप अप्रोक्सीमेटली 70 to 80% का वैल्यू इन फॉर्म ऑफ लोन वहां पे ले सकते हो। अब आपके म्यूचुअल फंड्स का क्या होगा? देखिए यहाँ पे लोग थोड़े नर्वस हो जाते हैं। उनका सवाल ये होता है कि प्रिंस क्या बैंक मेरे म्यूचुअल फंड ले लेगा? द आंसर इज नो। ओनरशिप आप ही की रहेगी, यूनिट्स आप ही के नाम पे रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक लीन मार्क होगा जो बैंक को ऑथराइजेशन देगा इन केस ऑफ नॉन पेमेंट कि वो आपके यूनिट्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर ले। जब तक लोन आउटस्टैंडिंग है तब तक आप उसे फ्रीली रिडीम नहीं कर सकते। दैट इज द ओनली रेस्ट्रिक्शन दैट विल बी देयर ऑन यू। बाकी नथिंग इज गोइंग टू चेंज। जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, जो कॉन्टेक्ट नंबर रजिस्टर्ड है, जो नॉमिनी रजिस्टर्ड है, जिस एएमसी में वो इन्वेस्टमेंट है, जिसके नाम पे वो इन्वेस्टमेंट है, वो सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं ऑपरेशनल प्रोसेस की। इस प्रोसेस में या लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड लेने में टाइम कितना लगता है? देखिए अब इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी एडवांटेज यही है, स्पीड एंड ऑलमोस्ट जीरो प्रोसेसिंग। जब आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाते हैं वहां पे प्रोसेसिंग फीस जनरली काफी ज्यादा होती है। एज अ परसेंटेज ऑफ जितना आपको अमाउंट लेना है उसका एज अ परसेंटेज आप प्रोसेसिंग में पे करते हो। लेकिन जब हम लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस इज एज लो एज 500 रुपीज और 1000 रुपीज पर एनम irrespective of the total amount of loan that you're planning to take। जो डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए होता है पर्सनल लोन में, क्रेडिट स्कोर चाहिए होता है, 10 लाख की और चीजें चाहिए होती हैं, वो वैसा कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं होता लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड में, क्योंकि इसका अंडरलाइन सिक्योरिटी इज फेयरली लिक्विड। तो आपका क्रेडिट स्कोर अगर खराब भी है तब भी आपका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं आता, मोर और लेस सेम इंटरेस्ट रेट पे लोन मिल जाता है, चाहे अमाउंट छोटा ले रहे हो चाहे अमाउंट बड़ा ले रहे हो। एज लॉन्ग एज यू हैव मनी यू आर एलिजिबल टू टेक लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड। तो टू आंसर दैट कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम कितना लगता है, जनरली 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा डिजिटल प्रोसेस है। तो 2 घंटे के अंदर यू विल हैव एक्सेस टू फंड्स दैट यू वांट टू यूज फॉर XYZ पर्पस। प्रोसेस का फ्लो क्या है? एप्लीकेशन आप फाइल करोगे, आपका पोर्टफोलियो का वेरिफिकेशन होगा, कौन कौन से पोर्टफोलियो की स्कीम्स हैं, कौन कौन सी एलिजिबल है उसमें से प्लेजिंग के लिए, फिर एक लीन मार्क हो जाएगा, एक लिमिट सैंक्शन हो जाएगी, आपका ओवरड्राफ्ट अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा एंड द फंड्स आर अवेलेबल। यू कैन यूज money and take money from the overdraft account to your main account. In majority cases 1 घंटे से कम का टाइम लगेगा for the entire thing to be complete। इस पूरे प्रोसेस में अभी तक जो भी हमने बेनिफिट डिस्कस किए उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड सबसे पावरफुल फीचर कि ये लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड आपको एज अ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलता है। तो हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज ऑन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट पावर ऑफ व्हाट लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड एक्चुअली प्रोवाइड्स। अब मान लीजिए आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो है एंड उस 50 लाख के पोर्टफोलियो के अगेंस्ट एनबीएफसी आपको 25 लाख की लिमिट दे देती है। अब सवाल ये आता है कि आपने 25 लाख का लोन ले लिया? द आंसर इज नो। आपने 25 लाख का लोन नहीं लिया, आपने सिर्फ 25 लाख की लिमिट सैंक्शन कराई है कि आप 25 लाख तक का अमाउंट बोरो कर सकते हो। लोन अमाउंट एंड लोन लिमिट आर टू टोटली डिफरेंट थिंग्स। लोन उस 25 लाख में से लेट्स से आप 3 लाख रिडीम कर लेते हो, तो जो आपको इंटरेस्ट पेमेंट होगा वो 3 लाख के अमाउंट पे होगा, ना कि 25 लाख के टोटल अमाउंट पे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, तो इसीलिए इसको एक्सेल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब मान लीजिए
आपने लोन की एप्लीकेशन जो डेट है आपकी वो है 1 जून 2026। आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जिस दिन आप लोन लेने के लिए जा रहे हो उस दिन है 50 लाख। आपको लोन रिक्वायर्ड है सिर्फ 10 लाख का। पोर्टफोलियो वैल्यू 50 लाख है लेकिन लोन रिक्वायर्ड है सिर्फ 10 लाख का। बैंक जो आपको एलटीवी दे रहा है, लोन टू वैल्यू रेशियो दे रहा है, वो दे रहा है 50%। मतलब 50 लाख के पोर्टफोलियो पे यू आर एलिजिबल टू टेक 25 लाख का लिमिट। बट क्या हमें 25 का लिमिट लेना चाहिए, सारा का सारा 50 लाख का पोर्टफोलियो प्लेज कर देना चाहिए? द आंसर इज नो। हम पोर्टफोलियो प्लेज करेंगे 25 लाख का। तो अगेन 10 लाख के लोन के लिए हमें 20 लाख का पोर्टफोलियो प्लेज करने की रिक्वायरमेंट होगी ऑन मिनिमम बेसिस। बट आई वुड रिकमेंड यू कि आप 20 लाख का प्लेजिंग करके 10 लाख का लिमिट ना लो, जितने अमाउंट के आपको लोन की रिक्वायरमेंट है। आप एक्चुअली में 25 लाख को प्लेज करके 12.5 लाख का लिमिट ले लो। आई विल एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग थोड़े टाइम के बाद। बट आज की डेट में जो आप प्लेजिंग कर रहे हो 25 लाख की प्लेजिंग कर रहे हो और उसके अगेंस्ट 12.5 लाख का लिमिट ले लो। एनुअल इंटरेस्ट रेट लेट्स से 10.5% है जो आपको इस पर्टिकुलर लोन अमाउंट पे पे करना रहेगा। अब इससे पूरा कैश फ्लो समझते हैं। तो मान लीजिए आपने लोन तो लिया है 1 जून 2026 को। क्या इस टाइम पे जब आपने लोन सैंक्शन कराया तो कोई भी पेमेंट ड्यू है? द आंसर इज नो। जो भी आपकी प्रोसेसिंग फीस है 500 या 1000 रुपए, सिर्फ वही फीस आपको पे करनी रहेगी, उसके अलावा आपको कुछ भी अमाउंट पे नहीं करना। पहला लोन मतलब आपने अगेन 10 लाख का आपको विजिबिलिटी दिख रही है, आने वाले 1 महीने में मुझे 10 लाख के आसपास के अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। भले ही वो 1 तारीख को ना हो सकता है 5 तारीख को रिक्वायरमेंट हो सकता है 10 तारीख को रिक्वायरमेंट हो। आपको वो 10 लाख भी एक साथ नहीं चाहिए। आपको हो सकता है 2 लाख पहले चाहिए, फिर 1 लाख चाहिए, फिर 8 लाख चाहिए, फिर 5 लाख चाहिए, या बीच में कहीं से पेमेंट आ रही है तो आप उस लोन को पे ऑफ भी करना चाहते हैं। तो ऑल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड यूजिंग दिस एग्जांपल। तो लेट्स से 10 जून को आपको पहली पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी जो 2 लाख का था। तो आपकी टोटल लिमिट अवेलेबल कितनी थी? 12.5 लाख। उसमें से आपने 2 लाख विड्रॉ कर लिए। तो जो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, जो आपका मतलब लोन आपने जितने अमाउंट का लिया है वो 2 लाख है। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे हो रही है इंटरेस्ट की, ये समझिए। हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट 10.5% है। तो हम पहले डेली का इंटरेस्ट निकाल लेंगे कि 2 लाख के अमाउंट पे मेरा डेली का इंटरेस्ट कितना बनता है। तो इसकी कैलकुलेशन क्या है? 2 लाख मल्टीप्लाई बाय जो मेरा एनुअल इंटरेस्ट है डिवाइड बाय 12 टू मेक इट मंथली इंटरेस्ट टू डिवाइड बाय 30 टू मेक इट माय डेली इंटरेस्ट। तो मतलब 2 लाख के प्रिंसिपल अमाउंट पे 10.5% के हिसाब से मेरा जो डेली का इंटरेस्ट मुझे पे करना रहेगा वो है 58.33 रुपीज। अब मैं कितने दिन तक के लिए यूज किया? तो अगर क्योंकि मैंने 10th को ये ट्रांजेक्शन की थी, जब तक मैं कोई और ट्रांजेक्शन नहीं कर रहा तो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट यही रहेगा। तो लेट्स से मैं सिर्फ 2 लाख रुपए विड्रॉ करता हूँ पूरे महीने, मैं कोई भी और अमाउंट विड्रॉ नहीं करता, वो सिर्फ 30th तक चलता है। तो मेरा जो नंबर ऑफ डेज आई एम यूजिंग दिस अमाउंट विल बी 30 - 10 विच इज 20। तो 58 into 20 हो जाएगा, मेरा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा पूरे महीने का इंटरेस्ट कितना एक्टिव हुआ। बट लेट्स से बिकॉज वी आर डिस्कसिंग मल्टीपल ट्रांजेक्शंस हम कर सकते हैं, प्रीपेमेंट एंड प्री विड्रॉल इसके अंदर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 5 दिन के बाद 10 तारीख को हमने 2 लाख विड्रॉ किए, बट 15 तारीख को हमें 1 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट पड़ी जो हमने इससे विड्रॉ कर लिया। तो अब यहाँ पे मेरा जो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो 3 लाख हो गया। लेकिन पहले 5 दिन मैंने 2 लाख का अमाउंट यूज किया था, तो जो इंटरेस्ट पहले 5 दिन में हम पे करेंगे वो सिर्फ 2 लाख के अमाउंट पे करेंगे। तो ये इस 2 लाख के आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे मैंने डेली इंटरेस्ट के हिसाब से 5 दिन इंटरेस्ट पे किया, विच इज द डिफरेंस बिटवीन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन डेट एंड द करंट डेट। आपका जो इंटरेस्ट निकल के आया वो आया 291। फिर जब मैंने 15 तारीख को 1 लाख रुपए और ले लिया तो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट नाउ इज 3 लाख। तो 3 लाख पे मेरा डेली का इंटरेस्ट कंप्यूटेशन कितना होगा? 87 रुपीज होगा। 87 रुपीज के हिसाब से मैं कितने दिन तक ये 3 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे करूंगा? जब तक मैंने कोई नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नहीं की। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मेरी हो रही है 22 जून को। 22 जून को मैंने 1 लाख रुपए एक्चुअली में डिपॉजिट किए हैं, तो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 3 लाख से 2 लाख हो रहा है। बट इन शॉर्ट ये 3 लाख रुपए मैंने यूज किए इफेक्टिवली 7 दिन के लिए। तो मेरा टोटल इंटरेस्ट एक्रू फ्रॉम 15 और 22 हो गया 612 रुपीज। अब क्योंकि मैंने 22 तारीख को ऑलरेडी 1 लाख रुपए पे कर दिया है, मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट वापस से रिड्यूस हो गया 2 लाख रुपए। अब 2 लाख का अगेन डेली इंटरेस्ट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, और ये 2 लाख रुपए कब तक रहता है? जब तक मैंने अगली ट्रांजेक्शन नहीं की। अगली ट्रांजेक्शन की है 25 को, जहां पे मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 10 लाख हो गया। तो 3 दिन के लिए मैंने 2 लाख रुपए ही यूज किए हैं, तो उस पर मेरा 3 दिन का इंटरेस्ट बना 175। एंड ऑन 25 जून मुझे 8 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ी, मैंने 8 लाख वापस से इससे विड्रॉ कर लिए। तो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2 लाख में वापस से 8 लाख ऐड हो गया, 10 लाख हो गया। 10 लाख के ऊपर डेली इंटरेस्ट मेरा बनता है ऑलमोस्ट 300 रुपए, एंड ये मैं यूज करने वाला हूँ 5 दिन के लिए। तो मेरा टोटल मंथली इंटरेस्ट बना 2,500, मतलब 2500 के आसपास का मेरा टोटल मंथ का इंटरेस्ट बना। अब अगेन जब आप पर्सनल लोन लेने के लिए जाते हो, जिस दिन आप लोन सैंक्शन करा लेते हो उसी दिन वो लोन डिसबर्स हो जाता है, पूरे अमाउंट पर वो लोन पे करते हो। पूरे अमाउंट पे अगर लोन पे हो रहा है तो आपको रिक्वायरमेंट तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद पड़ रही है।
बट आप जिस टाइम पे वो पैसा बैंक अकाउंट में रखा है, जहां पे वो 2% 3% अर्न कर रहा है, उस टाइम पे भी आप 10 से 11% का इंटरेस्ट रेट पे कर रहे होगे जिससे आपने लोन लिया। वही चीज यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाती है। सिमिलरली मुझे बीच में कोई पेमेंट आई, 1 लाख रुपए की पेमेंट आई, भले ही 5 दिन के लिए वो पेमेंट आई, बट मैं 5 दिन उस 1 लाख रुपए पे अपना इंटरेस्ट रिड्यूस कर सकता हूँ। आई डू नॉट हैव टू यूज दैट मनी, तो दैट मनी विल कीप लाइंग इन माई ओडी अकाउंट एंड उस अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट नहीं पे करना रहेगा। कोई भी आप प्रीपेमेंट करते हो उस पर कोई चार्ज नहीं है, कोई भी आप फोरक्लोजर कराना चाहते हो कोई चार्ज नहीं है। तो लेट्स से नेक्स्ट मंथ आपको 5 दिन के बाद पूरा का पूरा 10 लाख अमाउंट आ जाता है, if you want to pay it back, you can pay it back। आपको सैलरी आती है जिसमें आपके एसआईपी डिडक्ट हो रही है, 10th को एसआईपी जाती है, 15th को एसआईपी जाती है, 20th को एसआईपी जाती है, तो अगले 10 दिन के लिए आपको कोई एसआईपी डेबिट नहीं होगा, तो आप अपना ओडी अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। 9th को ये पैसा वापस से लेकर के अपने बैंक अकाउंट में ला सकते हैं जहां से एक्चुअली में वो डेबिट होना है। तो देयर आर मल्टीपल यूज केसेस हाउ यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर थिंग फॉर many थिंग्स, फॉर many थिंग्स। इफेक्टिवली जो इंटरेस्ट रेट हमको उसको 10.5 दिख रहा होता है, ये इफेक्टिवली इससे कम पड़ता है। तो इवन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो अगर मैंने कोई भी नॉर्मल लोन लिया होता जो मैंने 1 जून को एक्चुअली में सैंक्शन कराया है, इसका डिसबर्समेंट लिया है, तो मेरा पूरे महीने का इंटरेस्ट रेट जा रहा होता। 10 लाख के लोन पर पूरे महीने का इंटरेस्ट वुड हैव बीन अप्रॉक्सीमेटली 10,000, बट यहाँ पे इफेक्टिवली क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई है, तो मेरी इंटरेस्ट इज अलग। अगेन पर्सनल लोन जब आप लेते हो उसमें प्री पेमेंट क्लॉजेज होते हैं कि अगर आप 12 महीने से पहले अपने इंटरेस्ट को क्लोज कराते हो तो आपको वहां पे एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल लोन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। मतलब जब आप लोन लेने के लिए जा रहे हो तब भी प्रोसेसिंग फी लग रही है, आप उसको फोरक्लोज कराने के लिए जा रहे हो, चार्जेस उसके अंदर डिडक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने लोन सैंक्शन कराया, वो लोन सैंक्शन थ्रू आउट द पीरियड आपके पास रहा, आपने अगर इसे यूज भी नहीं किया तो कोई चार्ज लगने वाला ही नहीं है। हाँ, द ओनली डाउन साइड इज कि जब तक आपने ये फैसिलिटी अवेल कर रखी है, जिस म्यूचुअल फंड को प्लेज करके ये फैसिलिटी ले रखी है, उस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को आप सेल नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू सेल दैट आपको वो प्लेजिंग रिमूव करानी पड़ेगी, अपनी लिमिट रिड्यूस करानी पड़ेगी, विच इज अगेन अ डिजिटल प्रोसेस। 2 से 3 दिन के अंदर वो भी काम हो जाता है एंड उसके बाद यू विल बी एबल टू सेल। एंड आप नई यूनिट्स प्लेज कराना चाहते हो, लिमिट बढ़वाना चाहते हो, लिमिट इंक्रीज कराना चाहते हो, everything is doable using a digital platform and ये बहुत आराम से सिर्फ on basis of OTPs प्रोसेस हो जाता है। अभी तक सब कुछ सही लग रहा है, पोर्टफोलियो में इन्वेस्टेड रहा, लिक्विडिटी भी आ गई, बट बिफोर यू गेट एक्साइटेड लेट्स डिस्कस द रिस्क इन दिस। एंड द बिगेस्ट रिस्क इज समथिंग दैट मेनी इन्वेस्टर्स कंप्लीटली इग्नोर, दैट इज मार्केट मूवमेंट। What happens if the market falls? Remember, the lender gave you a loan just because your mutual fund portfolio was acting as a collateral. Now imagine this. Your portfolio value was 50 lakhs. The lender sanctioned a limit of 25 lakhs. And let's assume that you've already utilized the full 25 lakhs. Everything is fine, but then the market corrects. आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 50 लाख से रिड्यूस होकर के 40 लाख हो जाती है। एंड यू विल थिंक इसमें क्या दिक्कत है, मार्केट तो ऊपर नीचे होता रहता है। एंड यू आर राइट, but the lender is looking at the situation from a different perspective. For the lender, the value of the collateral has reduced, and that is where the concept of margin calls comes in. Now, what is a margin call? A margin call simply means that a lender would want the loan to value ratio to come back within acceptable limits. In simple words, वो आपको बोलेगा कि सर collateral की वैल्यू कम हो गई है, या तो आप अपना लोन आउटस्टैंडिंग अमाउंट कम कर लो या फिर एडिशनल कोलैटरल प्रोवाइड कर दो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू 50 लाख थी, आपने 25 लाख का लोन यूटिलाइज कर लिया, पोर्टफोलियो वैल्यू रिड्यूस हो गई है 40 लाख। अब इस पॉइंट इन टाइम पे लेंडर आपको बोलेगा कि या तो आप पार्ट ऑफ लोन को पे कर दो या फिर 10 लाख के एडिशनल म्यूचुअल फंड यूनिट प्लेज कर दो ताकि आपकी LTV वापस से 25 हो सके। एंड अगर आपने ये नहीं किया तो लेंडर हैज द राइट कि वो आपकी म्यूचुअल फंड यूनिट्स को सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है। तो मतलब आप लॉस में अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स को लिक्विडेट होते हुए देखोगे इफ यू हैव नॉट पेड अटेंशन टू व्हाट द लेंडर इज सेइंग। सो आई सेड इट नंबर ऑफ टाइम्स, म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट लोन लेना इज अ लिक्विडिटी टूल, इट इज नॉट फ्री मनी। सेकेंड रिस्क, यूजिंग अ शॉर्ट टर्म टूल फॉर अ लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। लेट्स से आपने पैसा बोरो किया था बिकॉज आपको 3 महीने के बाद बोनस की एक्सपेक्टेशंस थी, या फिर आप कुछ रिसीवेबल एक्सपेक्ट कर रहे थे आफ्टर 1 to 2 months. And in such situation, loan against mutual fund makes perfect sense. But what if the repayment never comes? What if the 3 महीने का requirement becomes a 3 साल का requirement? Now the entire equation changes. इंटरेस्ट आपका एक्यूमुलेट होता रहेगा and eventually the cost of borrowing may outweigh the benefit of staying invested. So before you take a loan, always ask yourself,
Do I know from where the repayment is going to come from? If the answer is unclear, be extra careful. Risk number 3, easy access to credit. This risk has nothing to do with the lender, or this risk has nothing to do with the market. It has everything to do with human behavior. The moment people start getting access to credit line, they start treating it as available money. The thought process becomes, limit तो approved है, use कर ही लेते हैं, इसमें harm क्या है? And that is dangerous. A sanction limit is not income. A sanction limit is not wealth. A sanction limit is simply borrowing capacity. Use it only when there is a genuine requirement, not because it is available. तो आपको यूज कब करना चाहिए ये समझा देते हैं वापस से. अगर मेडिकल इमरजेंसी आती है, यू आर एक्सपेक्टिंग द रीइंबर्समेंट. अगर आप बिटवीन जॉब्स हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग द फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, और उसके बीच में आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ती है. अगर आप प्रॉपर्टी के लिए कोई टोकन डिपॉजिट करने वाले हैं बट आप बोनस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 3 मंथ्स, और ESOP लिक्विडेशन होने वाला है, कंपनी बाय बैक करने वाली है, तो मतलब जब भी आपको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ रही है, इन द नियर टर्म यू आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ पेमेंट कमिंग बैक योर वे, जिसको आप यूज करके ये पैसा रीपे कर सकते हैं. कब अवॉइड करना है ये समझ लेते हैं. नंबर 1, इफ यू डू नॉट हैव विजिबिलिटी ऑन रीपेमेंट, मत यूज कीजिए. नंबर 2, इफ यू ऑलरेडी आर हेवीली लेवरेज्ड, आपका होम लोन चल रहा है, बिजनेस लोन चल रहा है, पर्सनल लोन चल रहा है, क्रेडिट कार्ड की डेब्ट्स हैं, मत यूज कीजिए. नंबर 3, इफ द रिक्वायरमेंट इटसेल्फ इज अ लॉन्ग टर्म, मतलब money is required for the next 5 years or money is required for the next 10 years, this is probably not a liquidity tool जो आपको यूज करना चाहिए, because you have asset allocation problem. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन इट्स एंटायरिटी की लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड क्या होता है, वो काम कैसे करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कैसे काम करती है, क्या क्या रिस्क इसके साथ एसोसिएटेड है, किन किन सिचुएशन में हमको इस फैसिलिटी का यूज करना चाहिए, किन किन सिचुएशन में इस फैसिलिटी का यूज हमें अवॉइड करना चाहिए. देखिए, if I have to sum this entire thing that we have discussed, you have to just understand that loan against mutual fund is a liquidity tool. Personally, मैं इसको as a emergency reserve की तरह यूज करता हूँ कि जब भी कोई लाइफ में इमरजेंसी आएगी, I need immediate access to liquidity. This is the money that I'm going to look at. अगर मुझे partly छोटे अमाउंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है during the month, this is the money that I'm going to use. But जब तक रीपेमेंट प्लान इसका क्लियर है, तब तक आप इसको यूज कीजिए. जब आपको रीपेमेंट क्लियर नहीं है कि पैसा इसका रीपे करने के लिए कहां से आएगा, डू नॉट अवेल दिस पर्टिकुलर फैसिलिटी. अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा है एंड लगता है कि दिस इज वन एस्पेक्ट दैट यू आर मिसिंग आउट इन योर एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, डू फील फ्री टू रीच आउट टू अस. वी विल हेल्प यू इन गेटिंग दिस लिमिट एस्टैब्लिश्ड इन लाइक विद इन अ डे. एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना ताकि उनको भी पता रहे कि लिक्विडिटी मैनेज करने के और क्या क्या तरीके अवेलेबल है.